सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल दास और इस वीडियो में बात करने वाला हूं ओबीसी 1 और 2 के बारे में। और फिर बात करूंगा नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के बारे में पूरी डिटेल से कि आखिर नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या होता है, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ कि ओबीसी 1 और 2 क्या चीज़ है। तो ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। इस पिछड़ा वर्ग को 2 भागों में बांट दिया गया है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2। इसे आप अपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो लिस्ट होती है ओबीसी की, उसमें आप देख सकेंगे। और देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कास्ट है ओबीसी के, वो 2 भाग में बांटे हुए हैं। कुछ ओबीसी 1 में आते हैं, कुछ ओबीसी 2 में आते हैं। तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन ओबीसी 1 में आता है और कौन ओबीसी 2 में आता है। तो जो ओबीसी 1 होता है उसे कहते हैं एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और जो ओबीसी 2 होता है उसे कहते हैं बैकवर्ड क्लास, यानी कि पिछड़ा वर्ग। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, इसलिए इसे 1 कैटेगरी में रखते हैं। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है उसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ओबीसी 1 गेट मोर बेनिफिट्स देन ओबीसी 2। जहाँ पर भी बेनिफिट की बात आती है तो ओबीसी 1 के जो भी लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलती है कंपेरिजन टू ओबीसी 2। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का फंडा क्या है, कौन क्रीमी लेयर में आता है, कौन नॉन क्रीमी लेयर में आता है। इस चीज़ को पूरी डिटेल से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये केवल ओबीसी के लिए एप्लीकेबल है। किसी और कास्ट के लिए इस चीज़ का हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होता है। ये सारा चीज़ होता है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर केवल ओबीसी के लिए होता है। ओबीसी 1 और 2 इन दोनों के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाती है। तो दोस्तों आखिर किसे बेनिफिट मिलता है, क्रीमी लेयर को या नॉन क्रीमी लेयर को? तो इसका जवाब है कि जो नॉन क्रीमी लेयर के लोग आते हैं ओबीसी में, केवल उन्हें ही रिजर्वेशन की बेनिफिट मिलती है। जो क्रीमी लेयर में जो आते हैं उन्हें रिजर्वेशन की कोई बेनिफिट नहीं मिलती। वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो जनरल कैटेगरी में ही आ जाते हैं। तो क्रीमी लेयर में और नॉन क्रीमी लेयर में आने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कौन क्रीमी लेयर में आता है कौन नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? तो इसे डिसाइड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जो एवरेज इनकम होगी 3 साल की, 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी 3 लगातार वर्षों की, पिछले 3 लगातार वर्षों की, अगर एवरेज इनकम लेस देन 8 लाख, यानी कि 8 लाख से कम हो गई, तो फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। किनकी कम हो गई? आपकी नहीं, पूरा सुन लीजिए। आपके माता और आपके पिता, इन दोनों को मिला करके एवरेज इनकम अगर 3 साल में कम हो गया 8 लाख से, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। जब नॉन क्रीमी लेयर के लिए हम जब इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इस इनकम में आपकी इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, आपके पति या पत्नी की इनकम कैलकुलेट नहीं होगी, आपके भाई या बहन जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी इनकम कैलकुलेट नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि भाई बहन अगर 18 साल से ज़्यादा है तो क्या उनकी इनकम कैलकुलेट होगी? तो नहीं दोस्तों, उनकी भी नहीं कैलकुलेट होगी। जो 18 साल से ज़्यादा हो जाते हैं उन्हें एक अलग तरह से अलग फैमिली के रूप में उन्हें देखा जाता है, इसलिए उसे मेंशन नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जब भी नॉन क्रीमी लेयर के लिए इनकम की कैलकुलेशन होगा तो केवल और केवल आपके माता और पिता की इनकम का कैलकुलेशन होगा। उसमें भी क्या तरीका है वो आप समझिए कि अब इस अब समझ लीजिए अच्छे से कि जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो 2 कैटेगरी में आएंगे। या तो वो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे या गैर सरकारी काम कर रहे होंगे। तो जो नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज पेरेंट हैं, यानी कि जिनके माता पिता किसी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ। जब भी उनके लिए टोटल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा तो उनका सैलरी नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। सैलरी का मतलब, अगर आपकी माता या पिता किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और मान लीजिए वो महीने का 2 लाख भी कमा रहे हैं, तो ये तो उनको सैलरी मिल रही है। तो क्या आप 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं तो एक साल में तो 24 लाख कमा रहे हैं आपके माता पिता, तो क्या आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे? नहीं दोस्त, आप नॉन क्रीमी लेयर में ही आएंगे, क्योंकि सैलरी को काउंट नहीं कर रहा है। जब नॉन क्रीमी लेयर के लिए इनकम का काउंट होगा तो एग्रीकल्चर इनकम को भी काउंट नहीं करना है। मान के चलिए आपके पास 25 हेक्टेयर के ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पर खेती होती है और उनसे आपको मोटा इनकम मिल रहा है आपके माता पिता को, तो क्या वो काउंट होगा? वो भी काउंट नहीं होगा। काउंट क्या होगा? रेंट काउंट होगा। आपके पास रूम है, कमरे हैं, घर है जिसे आपने रेंट पे लगा रखा है, उससे इनकम आ रही है, वो काउंट होगा। इंटरेस्ट काउंट होगा। अगर आपके बैंक में
फिक्स डिपॉजिट है या कुछ भी किसी भी चीज़ में आपने लगा के रखा है पैसा, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो काउंट होगा। कई शेयर होल्डर होल्ड करके रखा है आपने, जहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रही है, वो काउंट होगा आपके माता पिता को, एक्चुअली आपको नहीं। या प्रोफेशनल इनकम जो भी आपके माता पिता की है, वो सारी चीज़ काउंट होगी। सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम, ये दो चीज़ बिल्कुल ही काउंट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की, पेरेंट्स की, जिनके माता या पिता गवर्नमेंट सर्विसेज में है। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से देखिए। पहला पॉइंट है कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक भी एनी वन इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी किसी भी संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद कहे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, सीएजी, ऐसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिसे हम संवैधानिक पद कहते हैं। अगर है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। ये था पहला पॉइंट जो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके माता या पिता में से कोई भी एक क्लास 1 में आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो 4 क्लास में होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अगर क्लास 1 में आपके माता या पिता में से कोई एक है, या फिर दोनों क्लास 2 में है, बिफोर 40 ईयर्स एज, 40 साल की उम्र होने से पहले, अगर आपके माता या पिता में से कोई भी 40 साल, दोनों 40 साल की उम्र से पहले अगर क्लास 2 में थे, तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट है, कीप एनी वन और बोथ इन क्लास 3 और 4। यदि आपके माता पिता में से कोई भी क्लास 3 में है, क्लास 4 में है, या दोनों क्लास 3 में है, या दोनों क्लास 4 में है, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, आप क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समझ लीजिए, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके माता पिता में से कोई एक क्लास 2 में आएगा तो कैसे, तो क्या होगा कि आप क्रीमी लेयर में आएंगे कि नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। ऐसे में क्या होगा कि आपके माता और पिता की जो इनकम है, दोनों को जोड़ करके दोनों का असेसमेंट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, और जब ये जोड़ा जाएगा तो कौन सी इनकम को कंसिडर किया जाएगा, जो एंट्री पोस्ट में जो सैलरी मिलती है उसको कंसिडर करके जोड़ा जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि क्या आपके माता और पिता की जो टोटल इनकम है वो एवरेज इनकम 3 ईयर की 8 लाख से कम है। अगर 8 लाख से कम है तो आप फिर नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप फिर क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल आपको क्लियरली समझा दिया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन जो आता है बराबर लोगों के मन में आता है कि उनके माता पिता इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे पिताजी 10 लाख का 15 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं हर साल, क्या करें, हम क्रीमी लेयर में आएंगे कि नॉन क्रीमी लेयर आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी जो ITR होता है वो सैलरी स्लिप के बेसिस पे पेड किया जाता है। तो जो सैलरी स्लिप होता है ना, उसमें सैलरी भी लिखी होती है, एग्रीकल्चर इनकम भी लिखी होती है, उसके बेसिस पे ITR पे किया जाता है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का काउंट किया जाएगा तो सैलरी जो होगी और एग्रीकल्चर इनकम जो होगी, इन दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के। जब कास्ट सर्टिफिकेट बनता है OBC का, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का अलग अलग फॉर्मेट होता है। स्टेट गवर्नमेंट का अलग फॉर्मेट बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट कहने से मेरा ये मतलब है, अगर स्टेट गवर्नमेंट में आप रिजर्वेशन चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के किसी पोस्ट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं पोस्ट में या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप रिजर्वेशन चाहते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट होगा उस पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। समझ गए। और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई कास्ट मान लीजिए वो OBC 1 में आ रहा है या OBC में आ रहा है स्टेट लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में, लेकिन वो कास्ट हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में OBC में ना आए, वो जनरल में आ जाए। तो आपको अपना कास्ट बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में भी कि आप किस कास्ट में आते हैं, तभी आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं OBC का। अगर मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट में OBC में आ रहे हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट में आपको OBC का रिजर्वेशन मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आते हैं तो दोनों जगह मिलेगा। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, आपके मन में जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बताया है, कोई भी पॉइंट कोई भी फैक्ट गलत है, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।